लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 46वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ललिता ने आकर परेश बाबू से कहा, हम लोग ब्राह्मण हैं, इसलिए कोई हिंदू लड़की हमारे पास पढ़ने नहीं आना चाहती। इसी से सोचती हूं हिंदू समाज के किसी आदमी को इस मामले में शामिल करने से काम में सुविधा होगा। क्या कहते हो बाबूजी? परेश बाबू ने कहा, हिंदू समाज का आदमी कहाँ मिलेगा? ललिता बिल्कुल कमर कसकर आई थी, फिर भी विनय बाबू का नाम लेने में उसे संकोच हो आया। जबरदस्ती उसे हटाती हुई बोली, क्यों, क्या कोई नहीं मिलेगा? यही विनय बाबू हैं या एक बिल्कुल व्यर्थ प्रयोग था। वाक अधूरा ही रह गया। परेश बाबू ने कहा, विनय राजी क्यों होंगे? ललिता के अभिमान को ठेस लगी। विनय बाबू राजी नहीं होंगे? ललिता अच्छी तरह समझती है कि विनय बाबू को राजी करना ललिता के लिए असंभव नहीं है। ललिता ने कहा, सो वो राजी हो सकते हैं। परेश बाबू जरा देर स्थिर होकर बैठे रहे, फिर बोले, सब बातों पर गौर करके देखने पर कभी राजी नहीं होंगे। ललिता के कान लाल हो गए। वो आंचल में बंधा हुआ चाबियों का गुच्छा लेकर झुलाने लगी। अपनी इस मुश्किल में पड़ी हुई लड़की के चेहरे की ओर देखकर परेश का हृदय व्यथित हो उठा, लेकिन सांत्वना का कोई शब्द उन्हें ढूंढे न मिला। थोड़ी देर बाद ललिता ने धीरे धीरे मुंह उठाकर कहा, बाबूजी, तो फिर हम लोगों का ये स्कूल किसी तरह चल न सकेगा? परेश बाबू ने कहा, इस समय उसके चलने में अनेक बाधाएं देख पड़ रही हैं। चेष्टा करने से बहुत सी अप्रिय बातें जोर पकड़ेंगी। अंत में हारान बाबू की जीत होगी और अन्याय के सामने चुपचाप हार मान लेनी होगी। ललिता के लिए इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। इस मामले में वो अपने पिता को छोड़ और किसी का शासन क्षण भर के लिए भी न मानती। वो किसी कटुता से नहीं डरती, लेकिन अन्याय को कैसे सह ले? ललिता ने अब वहां अधिक देर न ठहरकर अपने कमरे में जाकर देखा। डाक से उसके नाम एक चिट्ठी आई है। हस्ताक्षर देखकर मालूम हुआ कि उसकी बचपन की सहेली शैलबाला की लिखी चिट्ठी है। उसका ब्याह हो चुका है और वो अपने स्वामी के साथ बांकीपुर में रहती है। चिट्ठी में लिखा था, तुम लोगों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर मन बहुत खराब हो रहा है। बहुत दिन से सोचती हूं कि चिट्ठी लिखकर खबर लूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिलती। किंतु परसों एक आदमी से, उसका नाम नहीं बताऊंगी, जो खबर मिली उसे सुनकर तो जैसे सिर पर गाज गिर पड़ी। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसा संभव हो सकता है, किंतु जिन्होंने लिखा है उन पर अविश्वास करना भी कठिन है। किसी हिंदू युवक के साथ तुम्हारे विवाह की संभावना उपस्थित है, ये बात अगर सत्य हो तो इत्यादि इत्यादि। क्रोध से ललिता के सारे शरीर में जैसे आग लग गई। वो घड़ी भर भी न रुक सकी। उसी दम चिट्ठी के उत्तर में लिखा, खबर सच है कि नहीं, इसके लिए तुम्हारा प्रश्न करना ही मुझे आश्चर्य की बात जान पड़ती है। ब्रह्म समाज के आदमी ने तुमको जो खबर दी है उसकी सच्चाई भी क्या जांचनी होगी? इतना अविश्वास! उसके उपरांत किसी युवक के साथ मेरे विवाह की संभावना होने की खबर पाकर तुम्हारे सिर पर गाज गिर पड़ी है। किंतु मैं तुमसे निश्चय कह सकती हूं, ब्राह्म समाज में भी ऐसे कुछ सुप्रसिद्ध साधु युवक हैं जिनके साथ विवाह की आशंका वज्रपात ही के तुल्य भयंकर है। और मैं ऐसे भी दो एक हिंदू युवकों को जानती हूं जिनके साथ ब्याह होना हर एक ब्रह्म कुमारी के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। इससे अधिक और एक भी बात मैं तुमसे कहना नहीं चाहती। इधर उस दिन भर के लिए परेश बाबू का कामकाज बंद हो गया। वो चुपचाप बैठे बैठे बहुत देर तक सोचते रहे। उसके बाद सोचते हुए धीरे धीरे सुचरिता के घर में जाकर उपस्थित हुए। परेश बाबू का चिंतित मुख देखकर सुचरिता का हृदय व्यथित हो उठा। काहे के लिए उन्हें चिंता है सो भी वो जानती है, और इसी चिंता को लेकर वो कई दिन से दुखी हो रही है। परेश बाबू सुचरिता के साथ एक एकांत स्थान में बैठे और बोले, बेटी, ललिता के संबंध में चिंता का समय उपस्थित हुआ है। सुचरिता ने परेश बाबू के मुख पर अपनी करुणापूर्ण दृष्टि स्थापित करके कहा, जानती हूं बाबूजी। परेश बाबू, मैं समाज के द्वारा होने वाली निंदा की बात नहीं सोचता हूं। मैं सोचता हूं, अच्छा ललिता क्या? परेश बाबू के संकोच को देखकर सुचरिता ने खुद उस मामले को स्पष्ट कर लेने की चेष्टा करते हुए कहा,
ललिता बराबर अपने मन की बात मेरे आगे खोलकर कह देती है, किंतु इधर कुछ दिन से वो मेरे आगे उस तरह अपने हृदय की थाह नहीं देती। मैं खूब समझ रही हूं कि परेश बाबू बीच ही में बोल उठे, ललिता के मन में ऐसी किसी भाव का उदय हुआ है जिसे वो आप भी स्वीकार करना नहीं चाहती। मैं तो सोचकर भी कुछ ठीक नहीं कर पाता कि क्या करने से उसकी ठीक मीमांसा की जा सकती है। अच्छा, तुम क्या कहती हो? विनय को अपने परिवार के भीतर जाने आने देकर ललिता का कुछ अनिष्ट किया गया है? सुचरिता: बाबूजी, आप तो जानते हैं विनय बाबू में कोई भी दोष नहीं है। उनका स्वभाव चरित्र निर्मल है। साधारणतः उनके जैसे स्वभाव के सरल भद्र पुरुष कम ही देख पड़ते हैं। परेश बाबू जैसे कोई एक नया तत्व पा गए। वो कह उठे, ठीक कहा तुमने राधे, ठीक कहा। वो अच्छे आदमी हैं कि नहीं, यही देखने की बात है। अंतर्यामी ईश्वर भी वही देखते हैं। विनय को भला आदमी सज्जन समझने में मैंने जो भूल नहीं की है, उसके लिए मैं उन्हीं अंतर्यामी स्वामी को बारंबार प्रणाम करता हूं। एक गोरख धंधा सुलझ गया। परेश बाबू के जैसे जान आ गई। परेश बाबू अपने देवता के निकट अन्याय करके अपराधी नहीं हुए हैं, ये सोचकर उनके मन में फिर किसी प्रकार की कुछ भी ग्लानि नहीं रही। ये अत्यंत सहज बात इतने देर तक न समझकर वो क्यों इस तरह पीड़ा का अनुभव कर रहे थे, ये सोचकर उन्हें बड़ा आश्चर्य मालूम पड़ा। सुचरिता के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, तुम्हारे निकट मुझे आज एक नई शिक्षा मिली बेटी। सुचरिता उसी दम उनके पैर छूकर कहने लगी, नाना, ये क्या कहते हैं आप बाबूजी? परेश बाबू ने कहा, संप्रदाय ऐसी चीज है कि वो सबसे सहज बात को ही बिल्कुल भुला देती है कि मनुष्य सब मनुष्य ही हैं। मनुष्य स्वयं ब्राह्म, हिंदू, मुसलमान आदि समाज के गढ़े हुए नामों की बात को विश्व सत्य की अपेक्षा बड़ा बना डालकर एक गोरख धंधा तैयार कर लेता है। अब तक मैं वृथा ही उसमें भटकता हुआ मर रहा था। जरा देर चुप रहकर फिर कहने लगे, ललिता अपनी कन्या पाठशाला का विचार किसी तरह छोड़ने को तैयार नहीं है। वो इस संबंध में विनय की सहायता लेने के लिए मेरी सम्मति चाहती है। सुचरिता: ना बाबूजी, अभी कुछ दिन उसे रहने दीजिए। उनके ललिता को मना करते ही वो अपने आहत हृदय का आवेग दबाकर जैसे उठकर चली गई थी। उसकी याद परेश बाबू के स्नेह भरे हृदय को बराबर क्लेश पहुंचा रही थी। वो जानते थे कि उनकी तेजस्विनी कन्या को समाज के उत्पीड़न और अन्याय से उतना कष्ट नहीं हुआ था जितना उस अन्याय के विरुद्ध संग्राम करने में बाधा पाने से, विशेषकर पिता से बाधा पाने से। इसीलिए वो चाहते थे कि किसी तरह अपनी मनाही उठा लें। वो बोले, क्यों राधे, अभी रहने क्यों दे? सुचरिता ने कहा, नहीं तो मां को बुरा लगेगा। परेश बाबू ने विचार करके देखा, ये बात तो ठीक है। सतीश ने कमरे में आकर सुचरिता के कान में कुछ कहा। सुचरिता ने उसे उत्तर दिया, नहीं भाई बख्तियार, कहाँ, अभी नहीं, कल देखा जाएगा। सतीश ने अप्रतिभ होकर कहा, कल तो मेरा स्कूल है। परेश ने स्नेह से हंसकर कहा, क्यों सतीश, क्या चाहिए? सुचरिता ने कहा, उसका एक। सतीश ने हड़बड़ाकर सुचरिता का मुंह हाथ से बंद करते हुए कहा, नहीं नहीं, बताना मत, बताना मत। परेश बाबू ने कहा, अगर छिपाने की बात होगी तो सुचरिता बताएगी ही क्यों? सुचरिता ने कहा, नहीं बाबा, वो जरूर बहुत चाहता है कि ये छिपाने की बात किसी तरह आपके कानों में पड़ जाए। सतीश ने चिल्लाकर कहा, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, और वो बाहर भाग गया। बात यह थी कि विनय ने जिस लेख की प्रशंसा की थी वही वो सुचरिता को दिखाना चाहता था। कहने की जरूरत नहीं कि परेश के सामने सुचरिता को इसकी याद दिलाने का जो उद्देश्य था वो सुचरिता ने ठीक ठीक समझ लिया था। मन की ऐसी गंभीर बातें इस दुनिया में इतनी आसानी से भांप ली जाती हैं, ये बेचारा सतीश नहीं जानता था। अभी आप सुन रहे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 40वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।